साहित्य निधि में आज सुनिए विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कहानी सच मैं सुंदर हूँ। मुकुल ने निश्चय किया कि इस बार होली की छुट्टियों में वो घर नहीं जाएगा, लेकिन छुट्टियां आए इसके पूर्व ही मंजरी का पत्र पहुंचा। मनी भाभी का आग्रह है कि सदा की भांति इस बार भी वे आपकी राह देखेंगी। उसकी प्रतिज्ञा और भाभी का आग्रह, इन दोनों में कौन शक्तिशाली है ये वो जानता था। इसीलिए मन में अवसाद लेकर भी उसे जाना पड़ रहा है। ट्रेन में अपार भीड़ है, शोर है, बदतमीजी है, लेकिन सब ओर से आंखें मूंदे वो ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचता और उठते हुए सर्पाकार धुएं में राह भटक भटक जाता। स्वभाव से वो अल्हड़ था। जहाँ वो है वहाँ विषाद नहीं है। नृत्य के मुख पर भी एक बार मुस्कान बिखर जाती, लेकिन आज उसके स्मृति पटल पर ऐसा कंपन है जैसा संभवतः रडार में होता है, किसी संकट की सूचना। लेकिन वो संकट की बात सोचना नहीं चाहता, पर जो जो वो उसे स्मृति पटल में मिटाने की चेष्टा करता है त्यों तो उसकी रेखाएं और स्पष्ट होती हैं और उभरती हैं। विस्मृति की चेष्टा में ही स्मृति का जन्म होता है। गत वर्ष उल्लास से भरा भरा वो घर पहुंचा था तो मंजरी ने मनी भाभी से मुस्कुरा कर कहा था, जानती हो भाभी, मुकुल भैया क्यों आए हैं? मनी भाभी बोली, अपने घर कोई क्यों आता है यह जानने की भी क्या कोई ज़रूरत होती है? मंजरी हंस पड़ी, होती है भाभी, होती है। अब भाभी मुस्कुराई, तो तुमसे मिलने आए होंगे? मुझसे नहीं, तुमसे। तो फिर क्या बात है? भाभी से मिलने आना क्या अनाधिकृत है? जी अनाधिकृत तो नहीं, अद्भुत अवश्य है, विशेषकर इन दिनों में। ओफ, भाभी खुलकर हंसी। तो ये बात है। मंजरी ने भैया की ओर देखा, कहा, कहती थी ना भाभी जानती हैं। मुकुल की उत्फुल्लता पूर्णता की ओर थी। बोला, जानती क्यों नहीं? सहसा धुएं में एक तीव्र कंपन हुआ। कल्पना का महल तिरोहित हो गया और मस्तिष्क में एक विचार जाग आया। न जाने किस शास्त्र ने भाभी के साथ होली खेलने का अधिकार दिया है। शायद ये परंपरा है, और परंपरा की शक्ति विधि विधान धर्म और शास्त्र सबसे ऊपर होती है। न जाने कब किस देवर ने किस भाभी के साथ पहली बार होली खेली होगी। उसने एकाएक करवट बदली, फिर हंस आया। हूँ ना मूर्ख, इसमें खोज की क्या बात है? इस परंपरा के पीछे शाश्वत यौन आकर्षण है। सिगरेट का धुआं फिर नए मेघों का निर्माण कर रहा था और उनके पटल पर मंजरी कुछ गंभीर होकर कह रही थी, मुकुल भैया, हमारी भाभी इन बातों को पसंद नहीं करती। क्यों? क्यों क्या? देखा नहीं तुमने कितनी सादी रहती हैं? कभी कभी तो डर लगता है। उस दिन हमारे घर आई थी, मैंने भोजन के लिए कहा तो आ बैठी। दाल में नमक ज़्यादा था, लेकिन वो बोली नहीं। मैं जानती थी। मैंने उनसे कहा तो हंस दी। बोली, यदि कभी कभी ज़्यादा नमक न पड़े तो ठीक का पता कैसे लगे? मुकुल ने बड़ी तीव्रता से सिगरेट के कश खींचे, फिर बुदबुदा उठा, हाँ सचमुच कभी कभी ओवरडोज की ज़रूरत होती है। वही जीवन का आनंद है। समता तो थका देने वाली होती है। धुएं के बादल गहरा उठे। उनके पीछे मनी भाभी की सलोनी आंखें उभर आईं। उस दिन उन्होंने पूछा था, आखिर होली क्यों खेली जाती है? और तब मुकुल ने अपना संचित ज्ञान कोश जैसे भाभी के चरणों में उड़ेल दिया था। सारे इतिहास का रत्ती रत्ती वर्णन उसने रस विभोर होकर किया था, और उस तमाम समय भाभी अचरज से मुस्कुराती उसकी ओर देखती रही। मुकुल बोला, सच तो ये है भाभी, ये प्रकृति का त्यौहार है। प्रकृति हंसती है, मधु ऋतु मुस्काती है, किसान उन्मत्त हो उठता है, हम हंसते हैं। हंसना ही तो जीवन है। वर्ष भर जीवन की विषमताओं में हम डूबे रहते हैं। एक दिन मुक्त होकर खूब हंसें, ऐसा सोचकर ही किसी दूरदर्शी पुरातन पुरुष ने इस त्योहार का आविष्कार किया था। हाँ लाला, वर्ष भर रोकर एक दिन हंसना या एक दिन हंसकर वर्ष भर रोना, सौदा काफ़ी महंगा है ना देवर जी? भाभी, झूठ कहती हूँ मैं। हंसना रोना क्या कभी एक साथ होता है? जब एक रोता है तभी दूसरे को हंसी आ जाती है। नहीं भाभी, आज के दिन कोई नहीं रोता, सभी हंसते हैं। सहसा वो उठ बैठा, दृष्टि नीचे की ओर गई। पाया अधिकांश यात्री ऊँघ रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ दीवार से सटे खड़े हैं, और गाड़ी है कि अपनी रफ्तार से चली जा रही है, निर्मुक्त निर्द्वंद। सोचा, सभी हंसते हैं। सचमुच क्या सभी हंसते हैं?
आज भी चारों ओर रोना ही कुछ अधिक है। भूख, अभाव, आत्महत्याएं, पुलिस, जेल, सभी कुछ पूर्ववत है, लेकिन फिर भी हंसने वाले हंसते हैं। लेकिन जिनके प्रिय बिछुड़ गए हैं वे भी क्या हंस सकते हैं? उनके लिए रोना ही सत्य है। वे रोएंगे तभी तो हंसने वाले हंसेंगे। कैसी विडंबना है, कैसा चक्रव्यूह है। हंसना रोना, रोना हंसना। सहसा भाभी की एक और बात याद आ जाती है। देवर जी, हंसना और रोना क्या यही जीवन के मूल तत्व हैं? तो आत्मसमर्पण। भाभी। पल के उस सहस्रवें भाग में यह कहकर भाभी लजा गई और मुकुल हो उठा आत्मविभोर। प्रेम की सिहरन जैसे उसकी शिराओं में उमड़ आई। भाभी मुस्कुराई, बोली, किसी के होना चाहते हो? किसका? किसी के भी। अनायासी मानो जैसे अपने से ही कहता हो मुकुल बोल उठा, तुम्हारा। भाभी तनिक भी चकित नहीं हुई, जैसे वो यही सुनना चाहती हो। सहज स्वाभाविक स्वर में बोली, मेरे भी हो सकते हो, लेकिन अब मुझ में आत्मसमर्पण कहाँ है? तुम नहीं चाहोगे? आत्मविस्मृत सा मुकुल एकाएक बोल उठा, मेरी बात नहीं मानी भाभी। कौन सी बात? तुमने होली खेलने से इनकार किया। भाभी की मुस्कान में जैसे इंद्रधनुष चमक उठा। होली खेलना चाहते हो तो खेलो। सच? हाँ सच। मुकुल तुरंत दौड़कर रंग ले आया, लाल, पीला, नीला, हरा। भाभी वहीं उसी तरह बैठी रहीं, मंद मंद मुस्काती, उसी की राह देखती। मुकुल ने पिचकारी भरी, बोला, हो जाओ तैयार। भाभी ने कहा, बैठी तो हूँ। मुकुल एकाएक ठिठक गया। नहीं नहीं, मंजरी ठीक कहती थी। तुम होली खेलना पसंद नहीं करती, तुम होली खेलना नहीं चाहती। चुपचाप बैठकर भी होली खेली जाती है। भाभी ने उठने का जरा भी प्रयत्न नहीं किया। बोली, देवर जी, मैं ना चाहूँ पर तुम तो चाहते हो। तुम्हारी चाह का मैं सम्मान क्यों ना करूँ? नहीं भाभी, जो तुम नहीं चाहती उसमें रस कहाँ से उड़े लोगी? क्या कहते हो देवर जी? संसार में ऐसा ही तो होता है, सदा एक की चाह दूसरे पर लाद दी जाती है। मुकुल तीव्र गति से कांप गया। बोला, नहीं भाभी नहीं, मैं अपनी चाह तुम पर नहीं लादूंगा। भाभी हर्ष और विषाद के झूले में जैसे झूलती हो। चेहरे पर एक रंग आया, एक गया। बोली, देवर जी, तुम तो पागल हो। जितना चाहे रंग डालो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। कहते कहते वो विद्युत की गति से उठी, एक बाल्टी उठाई और मुकुल को सराबोर कर दिया। और उसके बाद यही सब सोचते सोचते मुकुल कुछ पिघला, कुछ हर्षित हुआ, कुछ खिन्न भी हुआ। लेकिन स्मृति का राजरथ तीव्र गति से आगे बढ़ता चला गया। वो रंग खेल ही रहे थे कि मंजरी आ गई। बोली, अरे भैया, ये क्या हुआ? मैं तो समझती थी कि भाभी केवल ज्ञान की बातें बघाड़ती हैं। देखती हूँ कि वो तो रंगीली भी हैं, पुरुष को हरा सकती हैं। बाप रे बाप, नारी को क्या यह शोभा देता है? और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी भी हंसी। बोली, इसमें अशोभनीय क्या है मंजरी? पुरुष ने सदा नारी के संग होली ही खेली है, वो किसी योग्य तो उसे मानता नहीं। दोनों भाई बहन जैसे सेहर सेहर उठे कि उसी क्षण बड़े भैया वहां आ गए। गीले बालों पर आंचल सरकाकर भाभी चुपचाप किवाड़ के पीछे हो गई। एक क्षण कोई कुछ नहीं बोला। फिर मंजरी जैसे बरबस हंसी। बोली, भैया, आज भाभी ने मुकुल भैया की खूब परीक्षा ली। पहले तो उपदेश दिया, फिर ये दुर्गति कर दी। भैया हंसाए, बोले, मंजरी, जीत मुकुल की ही हुई। उसने अपनी भाभी को होली खेलने के लिए विवश कर दिया, मैं नहीं कर सका। मुकुल ने सहसा अपने ममेरे भैया की ओर देखा। वो अत्यंत कुरूप थे और हंसी उस कुरूपता को और भी उजागर कर देती थी, पर वो कुछ नहीं बोल सका। केवल संध्या को जब भाभी को प्रणाम करने आया तो कहा, परीक्षा समीप है, अब जा रहा हूँ। भाभी सकपकाई, अभी इतनी जल्दी? हाँ भाभी। भाभी ने एक दीर्घ निश्वास खींचकर केवल इतना ही कहा, देवर जी, जीवन में सफल हो, यही मैं चाहती हूँ। उसने सिगरेट का आखिरी कश खींचा और बचे हुए टुकड़े को आराम से डिब्बे में एक हुक में रख दिया। फिर गाल हथेली पर टिका सामने निगाह जमा दी। सोचने लगा उस पत्र की बात जो अगले ही दिन भाभी ने लिखा था। क्षण कितना प्रबल है ये मैंने उस दिन जाना। सोचती हूँ कि इसमें जो शक्ति है, जो उद्यम उद्वेग है, वो वर्षों की घुटन का परिणाम है। जिस बात की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते वो अनायास ही हो जाती है। कल का उन्माद भी क्षणजीवी नहीं था, न जाने कब से मेरे अंतर में रमता जा रहा था। मानूंगी कि मैं प्यासी हूँ,
चेतन रहते कभी इस पर नहीं सोची, सोचना वर्जित जो था। तुम्हारे भैया जैसे हैं मेरे पति हैं, देवता हैं। लेकिन देवर जी, नारी को क्या पति और देवता की ही आवश्यकता होती है? वे पूजा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन प्यार के नहीं। और नारी चाहती है प्यार, रस, उन्माद, किसी का होने या किसी को अपना बनाने की साध। यही साध नारी को सधवा बनाती है, अन्यथा वो चिर विधवा है। मुकुल फुसफुसा उठा। न जाने ऐसी कितनी चिर विधवाएं इस देश में भरी पड़ी हैं। क्या इन्हीं के अंतर से अभिशापों से ही दास्ता की श्रृंखला का निर्माण नहीं हुआ? सोचते सोचते अंतर में भाभी के लिए अगाध सहानुभूति उमड़ आई। लेकिन वो फिर घर नहीं जा सका। छुट्टियों में मसूरी चला गया, लेकिन वहाँ पहुँचने पर भी भाभी क्या उसे मुक्ति दे सकी? वो अंतर्मुखी हो चला। चिंतन ने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। मित्रों ने कहा ये प्रेम का रूप है, प्रोफेसर बोले ये सनक है। लेकिन भाभी ने भी स्वयं फिर उसे कोई पत्र नहीं लिखा। मंजरी के पत्रों में भी उनकी बहुत कम चर्चा रहती थी। उसके चारों ओर जैसे घुटन घिरती जा रही हो और उसे कोई राह न दिखाई दे रही हो। तभी सहसा देश एक भयंकर भूकंप से हिलाया। हिमालय के उस पार के पड़ोसी चिरकाल के मित्र ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। युगों से दबी हुई उसकी रक्त की प्यास मानो जाग उठी और चिर शाश्वत श्वेत हिम लज्जा से रक्तम हो आया। इतना बड़ा मित्रघात का निकट विगत में हिटलर की ही याद आती है। मुकुल ने सोचा शायद ये भी होली है, रंग इसमें भी हैं और अमिट हैं। होली खेलना मानव का स्वभाव है। पुरुष नारी के संग होली खेलता है, धनी निर्धन के साथ। ज्ञानी मूर्ख का उपहास उड़ाता है, बली निर्बल का रक्त पीता है। ये सहज है, शाश्वत है। तभी अचानक मंजरी का पत्र आ पहुंचा। लिखा था, तुमने सुना भैया सेना में भर्ती होकर नेफा चले गए हैं। मुकुल को सहसा विश्वास नहीं आया। कॉलेज के दिनों में वो कभी एनसीसी में थे, शक्ति उनमें थी, पर उसको उन्होंने कभी पहचाना नहीं था। जीवन को कभी एक लकीर से अधिक नहीं समझा, जैसे अपने में सिमटे लीक पर चलते रहे हों। कोई उद्वेग नहीं, उल्लास नहीं, भीतर जैसे घुटन हो, सीलन हो। वे भैया एकाएक मोर्चे पर कैसे चले गए? वो तुरंत पत्र लिखने बैठ गया। चाहा भाभी को पत्र लिखे, पर लिख नहीं पाया। मंजरी को ही लिखा। भाभी से कहना कि आज वे गर्विता हैं। भैया देश के लिए मोर्चे पर गए हैं। जो देश की रक्षा के लिए प्राणों की चिंता नहीं करता, वही सचमुच जीता है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। पत्र पढ़कर भाभी मुस्कुरा आई, बोली, मुकुल को लिख देना कि मैं सचमुच गर्विता हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। कभी कभी याद आती है, लेकिन उस याद का हर क्षण प्रेम को पवित्र करता रहता है। मुकुल जैसे सिहर उठा, जैसे आत्मविस्मृत, किसी भय से आक्रांत, किसी अनचिन्हे दर्द से पीड़ित वो आलोड़ित हो आया। तभी नीचे कुछ कोलाहल उठा। क्षणिक व्यवधान के कारण कल्पना पट हिल गया। सुस्थिर हुआ तो मंजरी का 1 महीने बाद दूसरा पत्र सामने था। भारत सरकार ने सूचित किया है कि भैया लापता हैं और भाभी के लिए जैसे इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ना रोती हैं, ना सुनती हैं। पत्थर की प्रतिमा जैसी यंत्रवत काम में लगी रहती हैं। उसे खूब याद है कि वो फुसफुसाया था, भाभी रोई नहीं। क्यों? क्यों नहीं रोई? क्योंकि जैसे तूफान गरज उठा। 49 पवन एक साथ उमड़ घुमड़ आए। कई क्षण वो आलोड़ित रहा, फिर स्तब्ध हो गया। बहुत चाहा कि तुरंत भाभी को लिखे, परंतु 3 दिन के प्रयत्न के बाद 2 ही पंक्ति लिख सका। भैया अवश्य लौटेंगे, जगदीश्वर इतने निर्दयी नहीं होंगे। उत्तर में इतना ही पाया, मैं जानती हूँ। सोचा भाभी के पास चलूं, पर जब चला तो देखा पथ दक्षिण की ओर मुड़ गया है। निमित्त उसका था, पर निमित्त क्या स्वनिर्मित होता है? वो तो किसी भी क्षण निर्मित कर लिया जाता है। 2 माह तक इसी निरुद्देश्य निमित्त के सहारे घूमता रहा। एक दिन अचानक मंजरी का पत्र फिर मिला। सुनो भैया, एक खुशखबरी है। बड़े भैया का पता चल गया। नेफा में वे वीरतापूर्वक लड़े, खूब लड़े, पर इतने घायल हो गए कि साथी मृत समझकर छोड़ आए। दुश्मन ने तो मिट्टी का तेल डालकर आग भी लगा दी, लेकिन उसी आग से जैसे उनके प्राण लौट आए। होश में आने पर सबसे पहले उन्होंने जलती हुई जैकेट उतार फेंकी और फिर धीरे धीरे रेंगते हुए रात के अंधकार में अपनी चौकी पर लौट आए। ओफ, उस छोटी सी यात्रा की कहानी मैं लिख नहीं सकूंगी। रोमांच उठता है। वो सैनिक अस्पताल में हैं,
हम सब वहाँ गए थे, भाभी वहीं पर हैं। भैया की अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। शत्रु की गोली ने नाक का कुछ भाग काट दिया है। प्लास्टिक सर्जरी हुई है। सुनते हैं एक हाथ और एक पैर भी काट देने की बात है। वे लौट आए हैं, यही क्या कम बात है। परंतु जानते हो, भाभी ने जब भैया के जीवित होने का समाचार सुना तो बहुत संज्ञाहीन हो गई थीं। कई घंटे बाद आंख खोल सकीं। नहीं जानती थी कि हर्ष भी इतना घातक होता है। बात बात में रो उठती हैं, लेकिन भैया के सामने बराबर हंसती रहीं। आंसुओं की धार के पीछे उनकी हंसी नहीं रुकती। सैनिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए उन्होंने जितना कुछ किया है, उसका लेखा जोखा मेरे बस का नहीं। अभी अभी लौटी हूँ, क्योंकि होली फिर आने वाली है। उनका आग्रह है कि सदा की भांति इस बार भी वे आपकी राह देखेंगी। न जाने कितनी बार मुकुल ने उस पत्र को पढ़ा, स्तब्ध हुआ, रोया। एक बार तो चीख उठा, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। लेकिन जाना न जाना क्या उसके वश में था। उसने तेजी से करवट बदली, पर तभी पाया कि गाड़ी की गति धीमी पड़ रही है। पटरी बदलने के कारण सड़ाक छू की आवाज़ में खरखराहट भर आई। केबिन पास से गुजर गया। नीचे के यात्री बोल उठे, स्टेशन आ गया। मुकुल को यहीं उतरना था। सामान उसके पास बहुत ही सीमित था। बाहर जाने पर पाया कि मंजरी पागलों की तरह उसी को ढूंढ रही है। देखते ही बावली सी चीख उठी, भैया। मुकुल ने प्यार से उसे थपथपा कर पूछा, तू अच्छी है? हाँ। भाभी कैसी हैं? प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है। इस बार होली खेलने की उन्होंने बहुत तैयारी की है। नाना प्रकार के रंग, केसर का लेप, स्वादिष्ट मिठाइयाँ। मुकुल बोल उठा, क्या कह रही है तू? मंजरी ठीक ही कह रही थी। जब वो भाभी के पास पहुंचा तो सहसा पहचान न पाया। शरीर पर धवल उज्ज्वल साड़ी, मुख पर रहस्यमयी मुस्कान, आंखों में तरल चंचलता। मुकुल को देखा तो मानो कमल खिलाया। बोली, जानती थी इस बार अवश्य आओगे। मुकुल ने मुस्कुराना चाहा पर मुस्कुरा नहीं सका। गंभीर स्वर में बोला, भैया ने तो। भाभी तुरंत बोली, वही किया जो प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। और कहते कहते वो फुर्ती से मुड़ी, रंग की एक बाल्टी उठाई और मुकुल के ऊपर उलट दी। वो संभले संभले तब तक दूसरी, तीसरी और चौथी बाल्टी खाली हो चुकी थी। उसने संभलने का प्रयत्न किया, लेकिन भाभी उसका हर प्रयत्न विफल कर देती थी। उसने पाया कि जैसे उसका विषाद दूर हो गया है। हृदय में एक रहस्यमय हिलोर उठकर उन्माद पैदा करने लगी है। देखता है कि बाल्टी उसके हाथ में भी आ गई है। अब तो भाभी आगे हैं और वो पीछे। आंगन, दालान, बैठक, रसोई सभी से होते हुए दोनों अंदर के कमरे में जा पहुँचे। आगे दीवार थी, उसी से सटकर भाभी खड़ी हो गई। बोली, अच्छा लो, डाल लो। दूसरे क्षण सिर से पैर तक रंग में सराबोर हो आई। साड़ी बदन में चिपक गई। कुंदक सी मांसल देह चमक आई। वो हंस रही थी, इसलिए शिराओं में थिरकन थी। रंगों ने उन्हें और भी मोहक बना दिया था। अस्त व्यस्त वस्त्रों के कारण आकर्षण और भी गहरा उठा था। मुकुल सस्मित पुकार उठा, भाभी। बस लालाजी, और रंग नहीं डालोगे? भाभी विद्युत की गति से आगे बढ़कर उनके दोनों कंधों पर अपने हाथ रख दिए। फुसफुसाया, भाभी। भाभी तनिक भी नहीं झिझकी, मुक्त मन से बोली, कहो देवर जी, तुम इतनी सुंदर हो। सच? मेरी आंखों में झांको। ओह, तुम कवि हो। भाभी मुस्कुराई, सहज सरल भाव से उसके दोनों हाथ हटा दिए। बोली, सच कहते हो, मैं सुंदर हूँ? मैं तो समझी थी कि मैंने अपने आप को उनकी याद में मिटा दिया है, लेकिन देवर जी, तुमने मेरा भ्रम दूर कर दिया। धन्यवाद। कहते कहते भाभी का वक्ष उभरा, नेत्र दीप्त हुए। हर्ष ने जैसे नववधू को जकड़ लिया हो और मुकुल थरथर कंपित अपलग पृथ्वी पर दृष्टि गड़ाए वहीं का वहीं स्थिर हो गया कि पृथ्वी फटे और उसमें समा जाए। लेकिन ये क्या, ये कैसा स्वर? भाभी को क्या हो गया? भाभी सिसक रही हैं, सिसके जा रही हैं, और मुकुल स्तब्ध है। समूचा विश्व स्तब्ध है। अभी आप सुन रहे थे विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई कहानी सच मैं सुंदर हूँ।